हेलो बेन, क्या हाल है आप सभी का बच्चों। आज हम माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर वन शॉट स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि बच्चों इसमें वन शॉट चलेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोग तो ये मालूम होना चाहिए कि आपके चैनल पे, आपके प्लेटफॉर्म पे एनसीईआरटी हाईलाइट से स्टार्ट हो चुकी है। इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों चले हैं। अपने अपने मेंबर्स, मतलब हमारे जितने भी मेंबर्स हैं वो सारे आपका हर एक डाउट, हर एक कन्फ्यूजन, हर एक डिटेल आपको क्लियर करेंगे। बस ये है लास्ट तक, इन दी लास्ट तक, जब तक नीट का एग्जाम ना हो जाए तब तक आपको पेशेंस बनाए रखना है और मेहनत करते रहना। भाई पेशेंस बनाने से ही कुछ नहीं होगा, मेहनत आपको ही करना पड़ेगा। इसमें हम कितना भी पढ़ा ले, हर एक प्लेटफॉर्म, हर एक चीज़, हर एक आपके पास है भाई। हर एक का नोट्स, हर एक प्लेटफॉर्म, हर एक चीज़ें आप यूट्यूब पे हर चीज़ मिल सकते हैं आसानी से भाई। लेकिन पढ़ना आप ही तो पड़ेगा। तो हम तो आपको क्या कर सकते हैं, एक सही गाइडेंस दे सकते हैं, इसके अलावा और हमारे बस में कुछ भी नहीं है। बस आप तो एक सही मार्गदर्शन दे सकते हैं, इसके अलावा और क्या है। करना आप ही तो पड़ेगा। सही बोला हो कि नहीं? हाँ सर, आप तो एकदम सही ही बोलते हैं। देखिए बच्चों, हमेशा सही बोलने से ही नहीं होता है, आप तो करना पड़ेगा। सीरियसली लो ये बात। होली आ चुकी है, होली कल था भाई। होली ख़त्म हो चुकी, मैं मानता हूँ कल था होली 8 मार्च, लेकिन आज 9 मार्च है। और 9 मार्च ले लो, 9 मार्च टू 7 मई भाई, ज़्यादा दिन नहीं रह जाते। कितने सब्जेक्ट है? 98 चैप्टर, पर डे चैप्टर 8 है, पर डे चैप्टर 8 डील करो। सुबह अपना टॉपिक लिखो, फिर तैयारी करो। लेट डी सपोज, चाहे जितना हो, चाहे रोज जाके तुम्हें नीट का सलेक्शन लेना ही पड़ेगा। आज नहीं लोगे कल फिर से वही चीज़ दोबारा पढ़ना पड़ेगा। इससे सही 2 महीने बचे। हम ये नहीं बोलते ये 2 महीने में किसी के लिए बहुत अच्छा भी बन सकता है, अच्छा उसके लिए बन सकता है जो मेहनत करके सलेक्शन ले ले, और उसके लिए नहीं हो सकता है जो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, जो इरिटेट हो जाता है, यार नहीं हो जाए, यार नहीं हो पाएगा, हमारा तैयार नहीं है। तो भैया तैयार नहीं है तो तैयारी करो, समय है। अभी नहीं तैयारी करोगे क्या तब करोगे? करना तो पड़ेगा इन दी लास्ट ना। हाँ सर, करना तो पड़ेगा। इसलिए बच्चों अभी से तैयारी करो, अभी से लग जाओ, क्योंकि तुम्हारा जश्न, तुम्हारा होली, दीपावली उसी दिन रहेगा जिस दिन नीट का रिजल्ट आएगा। और उस दिन तुम्हें एक नया जज्बा और नया हुनर और एक घर वाले की इज्जत और बाहर वाले जितने भी तुमसे आवारा नटारा जितने भी बोलते थे, उस दिन तुम्हारी इज्जत बढ़ जाएगी। इसके लिए अपने लिए मेहनत करो भाई। तुम घर वालों के लिए भी मेहनत कर सकते हो, और अगर तुम्हें ये सोचना है कि हमें कितनी इज्जत मिलेगी, उसके लिए मेहनत करो। अपना आत्मसम्मान के लिए मेहनत करो, ठीक है? तो बच्चों चलो हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। वन शॉट चलेगा, फुल्ली वन शॉट चलेगा। करीब करीब ये 1.5 घंटे में लेक्चर ये कंप्लीट होगा। और आप तो एकदम बढ़िया से प्यार से खा पी के बैठ जाना, और बैठना है और तब तक नहीं उठना है जब तक ये टॉपिक या ये चैप्टर नहीं कंप्लीट हो जाता। चाहे जो कुछ भी हो जाए, चाहे घर वाले आ जाए, चाहे रूम के पार्टनर आ जाए, चाहे तुम्हारे दोस्त आ जाए, नहीं उठना है। जब तक नहीं उठना है जब तक तुम्हारा ये चैप्टर नहीं कंप्लीट। और दिखावटी नहीं करना, पढ़ाई मन से करना, मैं ही बोलता हूँ, ठीक है? दिखावटी करने के लिए तुम यहाँ नहीं आए हो, तुम पढ़ने के लिए आए हो। सीरियसली लो। चलो अब टॉपिक पे चलते हैं। देखो बेटा, बोल चला बिसाइड योर, 1 मिनट जाओ। चलो 1 मिनट देना। हाँ चलो भाई, चलते हैं ना, पढ़ाई करते हैं। 1 मिनट है ना यार, थोड़ा ये तुम इस साइड आ जाओ। हाँ बोला, बिसाइड मैक्रोस्कोपिक प्लांट एंड एनिमल। भाई प्लांट और एनिमल की बात कर दी जाए, क्या छोटे छोटे होते? नहीं सर, बड़े बड़े होते। तो इसलिए क्या नाम दिया जाए? मैक्रोस्कोपिक प्लांट एंड एनिमल। तो भाई किस तरह हम पढ़ाई कर सकते हैं, किस तरह देख सकते हैं? मैक्रोस्कोपिक की माइक्रोस्कोपिक लेवल पे हम प्लांट और एनिमल का स्टडी कर सकते हैं। और माइक्रोब की बात कर दिया जाए, माइक्रोब सर क्या होता है? पहली चीज, माइक्रोब इन्होंने नाम दिया यार, लेकिन माइक्रोब बहुत है। माइक्रोब प्रेजेंट टाइम में हमारे शरीर में है, माइक्रोब हमारे इन्वायरमेंट में है, हमारे मिट्टियों में है, हमारे जल में है, हमारे इत्यादि में माइक्रोब का ही भरमार है। अब देखते हैं कहाँ पे है, क्या है, कैसे है, अभी देखते हैं।
ठीक है। माइक्रोब आर द मेजर कंपोनेंट ऑफ द बायोलॉजिकल सिस्टम ऑन द अर्थ, मतलब बोल रहे हैं भैया पूरे बायोलॉजिकल सिस्टम, मतलब हमारे अर्थ के जितने बायोलॉजिकल सिस्टम हैं, मेजर कंपोनेंट किसका बना है, मतलब बोल सकते हो मेजर कंपोनेंट किसका है, माइक्रोब का। माइक्रोब का मेजर कंपोनेंट है भैया कहाँ पे, अर्थ के बायोलॉजिकल सिस्टम पे भैया किसका सबसे ज़्यादा मेजर कंपोनेंट है, माइक्रोब। यू हैव स्टडी अबाउट द डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, भैया तुमने क्लास 11th में पढ़ा है डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, पढ़ा है कि नहीं भाई, पढ़ा है, हाँ सर हमने तो पढ़ा हुआ है। तो भाई पढ़े हो तो बढ़िया से पढ़ना, डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म कहाँ पढ़े हो, लिविंग वर्ल्ड में, दी लिविंग वर्ल्ड में पढ़े हो कि कहाँ पढ़े हो, सर हाँ सही आपने बोला, लिविंग वर्ल्ड में पढ़े, ठीक। डू यू रिमेंबर, क्या तुम्हें कुछ याद दास्ता आई, क्या तुम्हें पुरानी चीज़ें याद आई, सर हाँ कल हमने इडली डोसा खाया था, भाई इडली डोसा नहीं याद करना, तुम्हें पढ़ाई की चीज़ें याद करनी है, एनसीईआरटी की चीज़ें याद करनी है। डू यू रिमेंबर व्हिच किंगडम एमन दी लिविंग ऑर्गेनिज्म कंटेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब बोले पांचों किंगडम कौन कौन थे भैया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमिलिया, और कौन से थे भाई, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजी, प्लांटी, एनिमिलिया, कौन कौन से भैया, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजी, प्लांटी, एनिमिलिया, ये पांचों किंगडम किसने दिया था, आर्यच विटेटर ने, ठीक है, आर्यच विटेटर, ये रिवाइज करवा दे रहा हूँ इसे मैं, ठीक है, तो आर्यच विटेटर ने दिया था। तो इन्होंने पूछा डू यू रिमेंबर, क्या तुम्हें याद है कौन सा, हुई किंगडम एमन दी लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब बोले एमन दी लिविंग ऑर्गेनिज्म कंटेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, भाई माइक्रो की बात नहीं कर रहा, इसकी बात कर रहा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इन पांचों किंगडम में किस किंगडम में माइक्रो ऑर्गेनिज्म कंटेन करता था, सर दो ही थे, कौन कौन थे सर, मोनेरा, प्रोटिस्टा, हाँ चलो अभी आगे देखते हैं, वो सारी चीजें लिखा रहेगा, ठीक है। बोले हुई आर दी वंस ऑफ दी ओनली माइक्रोस्कोपिक, मतलब इनमें से भी एक माइक्रोस्कोपिक लेवल की हमने किंगडम पढ़ा हुआ है। अब देखते हैं कौन सा, माइक्रोब आर प्रेजेंट एवरीवेयर, मैंने बोला क्या था, मैंने स्टार्टिंग में बोला था माइक्रोब हमारे शरीर में, हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे सॉइल में, हमारे वाटर में, हमारे हर एक जगह, जहाँ तुम सोच भी नहीं सकते हो, जहाँ लाइफ का अभी तक निर्माण ही ना हुआ हो वहाँ भी माइक्रोब होते हैं, जहाँ लाइफ एग्जिस्ट ही ना करते हो, एक्सट्रीम लेवल मतलब एक्सट्रीम हॉटनेस है, मतलब ज़्यादा गर्म है, वहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती, वहाँ पे भी है, और जहाँ पे एकदम कोल्डेस्ट है, जहाँ पे भाई लाइफ एग्जिस्ट ही ना करती हो, वहाँ पे भी हमारे माइक्रोब प्रेजेंट रहते हैं। जैसे कि बोले इन सॉयल, मैंने पहले बोल दिया भाई मिट्टियों में है, वाटर में है, एयर में है, इनसाइड आवर बॉडी, यहाँ तक सर बॉडी में कहाँ है माइक्रोब, भाई टोलन तुमने सुना होगा, इटोली जो होता है वो भी एक माइक्रोब से होता है, लेकिन कहाँ पे प्रेजेंट रहता है, हमारे टोलन, लेकिन भाई तुमने देखा भी होगा, तुमने सुना भी होगा, तुम तभी दही खाए हो, हाँ सर में दही में भी माइक्रोब्स रहते हैं, कितने हजारों मिनी मिलियन बिलियन हमारे माइक्रोब रहते हैं, ठीक है, मिनी मिलियन बिलियन माइक्रोब रहते हैं, ठीक है सर। अच्छा सर ये क्यों हमें दिखते नहीं, क्यों, क्योंकि ये हमने क्या पढ़ा, अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि भैया ये जो माइक्रोब्स होते हैं ये माइक्रो, और जो मैक्रो की बात नहीं, जब मैक्रो होते तो क्यों ना हमें दिखती, हमें दिखते क्यों नहीं दिखते ना, माइक्रो की पढ़ाई करने रहा, माइक्रो और ये बहुत छोटे छोटे, मतलब नेटेड आई मतलब खुली हुई आंखों से भी हम देख नहीं सकते, क्या मैंने बोला भैया, नेटेड आई से भी हम देख नहीं सकते हैं माइक्रोब को। अब आगे देखो, एंड अदर एनिमल लाइक प्लांट एंड एनिमल, ठीक है, बोले दे आर प्रेजेंट इवन एट अ साइड, ये कहाँ प्रेजेंट रहते हैं, देयर इज नो अदर लाइफ फॉर्म टू पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट, बोले जहाँ पे लाइफ का फॉर्मेशन एग्जिस्ट ही ना करता हो, बोले हैं नो अदर लाइफ फॉर्म टू पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट, मतलब इन्होंने बोला है भैया जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट ही ना करती हो वहाँ पे भी माइक्रोब्स हमारे प्रेजेंट होते हैं। बोले साइट सच, बोला है साइट सच एट डीप इनसाइड दी ड्रेयर, अब बोले भैया ऐसे जगह प्रेजेंट होते हैं जैसे कि तो बहुत लाखों समुद्र के अंदर, बहुत ओशियन के अंदर, बहुत माउंटेन के अंदर, ये सारी जगह जहाँ में थर्मल वेंट हो, वेल दी टेम्परेचर में भी हाई 100 डिग्री सेल्सियस, मैंने बोला था जहाँ पे टेम्परेचर का मात्रा या टेम्परेचर की सेल्सियस बहुत ज़्यादा हो, वहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट ही ना करती हो, वहाँ पे भी हमारे माइक्रोब प्रेजेंट होते हैं।
बोले वेल्दी, कहाँ पे वेल्दी टेम्परेचर में हाई एट 100 डिग्री सेल्सियस। भाई 100 डिग्री सेल्सियस में आदमी ही चला जाता है, तो ये माइक्रोब्स है वहाँ पे भी एग्जिस्ट करते हैं। डीप इन दी सॉइल, भाई बहुत गहरे गहरे मिट्टियों के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। अंडर द लेयर ऑफ दी स्नो सेवरल मेटास्टेट। भाई जो तुमने स्नो देखा है, स्नो देखा है सर, स्नो मतलब क्या होता है भाई, बर्फीली बर्फीली चट्टाने देखे हैं। भाई तुमने तो गए ही होगे, कहाँ पे गए होगे, कश्मीर गए होगे, जम्मू गए होगे। हाँ सर हम तो गए ही हैं। अरे मेरे बच्चों सब लोग गए हो, हम नहीं गए हम नहीं गए, रियलिटी बता रहा हूँ, तुमसे झूठ नहीं बोलता। तो मैं नहीं जाऊँ, लेकिन वहाँ पे भी मतलब जितने भी कोल्डेस्ट, मैंने स्टार्टिंग में बोला जितने भी हॉटनेस स्थान हो जहाँ पे हम लोग इंटरेस्ट नहीं जाते, और जितने भी कोल्डेस्ट स्थान हो जहाँ पे बर्फीले चट्टानें होती हैं, हिमालय जो भी हो, जो भी मान लो भाई, मैं भी टीवी में देखा हूँ हिमालय में बर्फ पड़ती है, पता नहीं गया हूँ नहीं तो क्या जानूँ मैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ हिमालय जितने भी जगह हैं वहाँ पे भी बर्फीले चट्टान पड़ते हैं जहाँ पे लाइफ का एग्जिस्ट होना पॉसिबल ही नहीं है, वहाँ पे भी माइक्रोब्स हमारे प्रेजेंट होते हैं। हाईली एसिडिक मीडियम या हाईली एसिडिक इन्वायरमेंट में भी हमारे माइक्रोब प्रेजेंट होते हैं। माइक्रोब आदि डाइवर्स, क्या माइक्रोब इतने होते हैं, क्या इतने ही दूर में माइक्रोब होते हैं, क्या इतने ही दूर में माइक्रोब तो बहुत फैले हुए हैं, क्या तुम्हें लगता है इतने ही दूर में होंगे, क्या इतने दिन, यहाँ तक हमारे हाथों में मिलियंस या बिलियंस माइक्रोब्स प्रेजेंट हैं। अभी भी माइक्रोब प्रेजेंट होते हैं। तो माइक्रोब क्या इतने से है, कन्वर्ज है? नहीं सर, माइक्रोब बहुत डाइवर्ज होता है। डाइवर्ज प्रोटोजोआ। अब देखो टिंडनम का नाम लिया, देख लो प्रोटोजोअन में क्या पढ़े थे भाई, प्रोटोजोअन में तुमने क्या पढ़ा था, बैक्टीरिया, फंजी, माइक्रोबियल। भाई प्रोटोजोअन में क्या, अच्छा ये बताओ, अगर मैं बात कर दूँ प्रोटोजोअन में तुमने पढ़ा, अब प्रोटोजोअन की भाई 2 डिसीज का नाम बता दिया जाए, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज मैंने पढ़ा चुका हूँ, पुराना लेक्चर है, तो मैं जरा वही से इंटर रिलेट कर लिया वो उससे सब्जेक्ट तो और मज़ा आने लगा। लेकिन बच्चों इंटर रिलेट करना सीख जाओ। अच्छा अब बात कर दी जाए भाई, तो बताया जाए भाई कौन सा डिसीज तुमने पढ़ा जो कि प्रोटोजोअन से रिलेटेड है? सर प्रोटोजोअन, मलेरिया, सही बोले, प्रोटोजोअन से, हाँ सर प्रोटोजोआ ही है जा, हाँ सही बोले भाई। मैं देखो तुम्हारा एकदम माइंड चेकअप कर रहा हूँ भाई, तुम सही पढ़े हो कि गलत? सर आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं, ठीक है बहुत हो गया, 1 मिनट हो जाओ। आ जाओ वापस, वेट मिनट, चलो भाई सुबह हो गया। हाँ ये इम्पोर्टेंट बात है, ये जरा मैं कलर चेंज करता हूँ, ठीक है, ये मैं कलर चेंज करता हूँ। माइक्रोब आर, क्या बात है, माइक्रोब आर डाइवर्स प्रोटोजोआ, ठीक है, बोले बैक्टीरिया हो गया, फंजाई हो गया, माइक्रोस्कोपिक एनिमल हो गया, क्या क्या मैंने बोला, माइक्रोब डाइवर्स प्रोटोजोआ होते हैं, जैसे कि उसमें कौन कौन से इंक्लूड हो सकते हैं, बैक्टीरिया, फंजी, माइक्रोस्कोपिक एनिमल, प्लांट एंड वायरस। भाई प्लांट में जितने भी वायरस होते हैं ये सारे हमारे माइक्रोब्स ही होते हैं। अब देखो ये इंपॉर्टेंट बात है भैया, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये मैं तीसरे कलर बदलने जा रहा हूँ, तो समझो बहुत इंपॉर्टेंट बात है ना। वायरॉइड एंड आल्सो प्रियॉन्स आर प्रोटोनियस इन्फेक्शन। भाई इंपॉर्टेंट लाइन है, वायरॉइड और प्रियॉन्स जो होता है ये प्रोटीनियस इन्फेक्शन होता है। भैया प्रोटीन इनके ऊपर जो इन्फेक्शन होता है, ये कैसे इन्फेक्शन होते हैं, प्रोटीनियस इन्फेक्शन होता है, प्रोटीनियस इन्फेक्शन होता है, ठीक है। तो ये एक तरह एजेंट का वर्क करते हैं, ठीक है। सम ऑफ द माइक्रोब आर शोन इन इतना, अब फिगर हम देख लेते हैं तब बताते हैं, ठीक है। अब अभी आगे है, अभी हम देख लेंगे, फिर आप तो जल्दी, आप तो यहाँ तक तुम्हें मालूम ही हो जाए यार, फिगर क्या बात कर रहे हो यार, तुम्हें हर एक चीज़ मालूम है, बस ये है कि मैं तुम्हें दिखा दूंगा, अभी तुम्हें सब समझ में आ जाए, बस एक शब्द बताना रहेगा और कुछ भी नहीं बताना रहेगा, ठीक है। अब देखो माइक्रोब लाइक बैक्टीरिया एंड मेनी फंजाई कैन ग्रो ऑन न्यूट्रिटिव मीडिया ऑफ टू फॉर्म कॉलोनी। भाई माइक्रोब जो या बैक्टीरिया, माइक्रोब में जैसे कि बैक्टीरिया हो जाए तो फंजाई हो जाए, ये सारे ग्रोथ चलते हैं वहाँ पे जहाँ पे न्यूट्रिटिव वैल्यू
बहुत ज़्यादा होता है। और भाई जहाँ पे न्यूट्रिशन, जैसे कि यहाँ पे न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा, यहाँ पे पनप जाते हैं और पनप के ये एक पूरा कॉलोनी बना लेते हैं। कॉलोनी मतलब भैया बहुत भीड़ भाड़ एरिया बना लेते हैं, अपनी कॉलोनीज बना लेते हैं। दैट कैन बी सीन विथ द नेकेड आई, और वह हम लोग नेकेड आई से सीन कर सकते हैं। दैट कैन बी सीन विद द नेकेड आई, और हम अपने खुली आंखों से देख सकते हैं। सच कल्चर आर यूजफुल इन स्टडी ऑफ माइथोलॉजी। और यही कल्चर जितने भी हमने ऊपर वाली बातें की भाई, जिस तरह माइक्रोब की पढ़ाई करते हैं, यही सारी चीज़ें हमें इसी चैप्टर में, इसी कल्चर में बातें करनी है। कोई दिक्कत नहीं सर। चलो हाँ भाई चल दो यार, एक मिनट। हाँ फिगर देता है, फिगर आ चुका है ना। चलो अब इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। एज कर लेते हैं ना। ये तो पहले हम किसकी बात करने जा रहे हैं, बैक्टीरिया। जो मैं थोड़ा और क्लियर हो जाए ना। हाँ बैक्टीरिया, अब हम बैक्टीरिया के बारे में पढ़ने हैं। भाई ये बता दिया जाए सर, आपने यूनिट ऑफ लाइफ पढ़े तो हो कि नहीं मुझसे? हाँ सर हमने आपसे पढ़ा हुआ है। तो वहाँ पे मैंने 4 नाम लिया था। क्या क्या मैंने लिया था? बैसिलस, टोटी और स्पाइरलम और क्या लिया था भाई? तो आप भी याद दिलवाओ यार, इतने तीनों में हो जाना चाहिए। अभी ये तीनों याद हो, क्योंकि ये तीनों इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैंने 4 नाम बताया था, बैसिलस, टोटी और स्पाइरलम, और एक और था, जरा वो आप देखना और देख के कमेंट सेक्शन में भेजना, ठीक है। तो अब इसमें देखा जाए तो सर ये बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया तो तुम्हें दिख रहा है बड़े अच्छे से। तो जरा ये बता दिया जाए शेप क्या है। सर शेप तो है इसका रॉड शेप। बहुत सही भाई, रॉड शेप का है ये बैक्टीरिया, है रॉड शेप का है पहला वाला। अब दूसरा देखा जाए सर इसका नाम क्या है, ये भी तो बता दिया जाए भाई। नाम इतना दिया नहीं है, बस ये जानो बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया ही है। सर इसमें एक चीज़ और बताइए, ये कौन सा है? ये सर्कल है भाई, सर्कल नहीं है सर। ये क्या हो सकता है? टोटस याद आया? हाँ सर एकदम सही आपने बोला, ये टोटस है, टोटस बैक्टीरिया। और इसमें क्या है सर? इसमें तो हमें फ्लैजिला दिख रहा है। हाँ सर ये फ्लैजिलेटेड है, फ्लैजिलेटेड बैक्टीरिया है, फ्लैजिला प्रेजेंट है। और प्लस फ्लैजिला के साथ साथ क्या प्रेजेंट भी है? रॉड शेप्ड बैक्टीरियम है। तो क्या कोई दिक्कत नहीं सर इसमें? तो हमें देख से ही हम बता सकते हैं भाई, ये देख के बता सकते हो। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस मत हो जाना, एक बार पढ़ लेना, एक बार सारी चीज़ देख लेना, कौन सा बैक्टीरिया है, कौन सा वायरस होता है, कौन सा कॉलोनी बनाता है। नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, तो वहाँ 5 नंबर जाएगा। इसलिए मैं बोलता हूँ देख लेना एक बार, ठीक है। तो देख लो एक बार, पढ़ लो। तो जितने भी हमने पढ़े अभी तीनों, ये सारे बैक्टीरिया थे। रॉड शेप मैग्नीफाइड, हाँ, और ये 1500 मैग्नीफाइड ग्लासेस से हम देख सकते हैं। और स्पेक्ट्रल शेप्ड बोला है, बस इन्होंने क्या नाम दिया, बोले स्पेक्ट्रल शेप्ड। ले भाई स्पेक्ट्रल शेप क्या पढ़े थे तुमने? वो टोटी था, टोटस, इसी तो ही पढ़े थे, स्पेक्ट्रल शेप्ड। और जो कितने मैग्नीफाइड ग्लास से हम देख सकते हैं, 1500 या से मैग्नीफाइड ग्लास से हम देख सकते हैं ये रॉड शेप्ड बैक्टीरियम सोइन। यहाँ पे 50,000, मतलब जो अभी थर्ड वाला पढ़े फ्लैजिला प्लस क्या प्रेजेंट था? रॉड शेप बैक्टीरियम दोनों था। तो उस वाले में 50,000 मैग्नीफाइड ग्लास से हम देख सकते हैं, ठीक है। हाँ सर ये तो समझ में आ गया। अब आइए, ये तो वायरस है। हाँ जरा ये बता दिया जाए, 3 जना आप पढ़ने जा रहे हो, 3 जना हो रहा है। हाँ 3 जना, तो जरा इसका नाम बता दिया जाए। सर इसका नाम होना चाहिए भाई वायरस। अरे भाई ये तो वायरस है ही, लेकिन नाम क्या है एग्जैक्टली बताओ। बैक्टीरियोफेज भाई, बैक्टीरियोफेज याद है? हाँ सर याद है। तो अभी बायोटेक में भी पढ़ोगे बैक्टीरियोफेज, जो कि अभी दुश्मन हो रहा है रेक्टेशन एंजाइम का, तो भाई वो अभी आगे का पढ़ना है। तो बायोटेक अभी छोड़ दिया जाए। अभी तुम्हें क्या पढ़ना है? अभी तुम्हें पढ़ना है माइक्रोब। तो पहला वाला किसका फेजर है? बैक्टीरियोफेज, सुन ठीक है बैक्टीरियोफेज। तो ऊपर क्या है? हेड। देखो ये बैक्टीरियोफेज है। और दूसरा वाला वायरस भी पहचानते हो ये? सर नहीं पहचाने भाई, एडिनो वायरस किससे फैलता था सर? तो था भाई। ये चीज़ तुम कमेंट सेक्शन में, सारी चीज़ मैं बता रहा हूँ, मैं वायरस के नाम बता दूँ। अब इससे क्या पॉजिटिव एजेंट है, किससे टॉर्च होता है, ये तुम कमेंट सेक्शन में लेके भेजना। मैं भी देखना चाहता हूँ कितने लोग हमारे वीडियो को और अच्छा इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और उसे अपने अंदर ग्रहण कर रहे हैं। जितने भी ज्ञान मैं दे रहा हूँ वो भी अपने अंदर ग्रहण करते
बहुत अच्छा नीट में फोड़ रहे हैं, कितने लोग, मैं भी तो देखना चाहूँ भाई मेरे बच्चों। चलो ठीक है। दूसरा क्या होता है बताओ भाई, एडिनो वायरस। इसका कॉस्ट मैं बता रहा हूँ। ये रिस्पायरेटरी ऑर्गन तो फिल कर देता है, रिस्पायरेटरी ऑर्गन तो फिल कर देता है क्या भाई, तब तब मतलब बोल सकते हो म्यूटस भर देता। म्यूटस भरने से क्या होता है भाई, रेस्पायरेटरी ऑर्गन सांस लेने में, ब्रीथ इन लेने में प्रॉब्लम होती है। क्या मैंने बोला भैया, ब्रीथ इन होने में प्रॉब्लम होती है। और दूसरी चीज सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि भैया ये क्या है, ये सर कुछ याद आ रहा, क्या आ रहा है, टीएमबी। कौन भाई टीएमबी मतलब, सर इसका नाम बताइए। तो भाई तो मोजेट वायरस याद आया, हाँ सर याद आया। अच्छा ये किस शेप का है, अच्छा सर ये बैसिलस शेप का है, हाँ बहुत सही, ये बैसिलस शेप का है। वैसे तो लिखा भी है बैसिलस शेप, और बैसिलस शेप क्या होता है, रॉड शेप वायरस होता है। ये हम सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि इसमें 4 ऑप्शन देगा, बोलेगा कौन किस वायरस तो मतलब ये 3 वायरस देगा और एक नन ऑफ दी दे देगा, या बोथ ए एंड बी दे देगा, तो या ऑल ऑफ दी दे देगा। तो उसमें पूछेगा इन तीनों में से, इन तीनों वायरस में किस ग्लास का उपयोग किया जाए, जो कि 8 लाख 1 लाख टू 1.5 लाख, मतलब 8 लाख से 1.5 लाख तक माइक्रोस्कोप से हम देख सकते हैं। मतलब जो लेंस हो जाए या ग्लास हो जाए वो मैं कितने उसमें देख सकता हूँ भाई, 8 लाख से लेके 1 लाख टू 1.5 लाख, 1.5 लाख तक, 8 लाख से लेके 1.5 लाख तक हम ग्लास के थ्रू देख सकते हैं। जैसे टीएमबी का पूरा नाम टोबैको मोजेट वायरस। हाँ सर एकदम फील करवा दिए, देख लो अब यही चीज़ लिखा है भाई। इंपॉर्टेंट बात यही है कि भाई ये 8 लाख से लेके 1,50,000 मतलब करीब 1.5 लाख तक हम इसे देख सकते हैं ग्लास से, ठीक है, मैग्नीफाइड ग्लास से हम देख सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात ये है, मैंने बता दिया कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और अब इसका बात बता दिया जाए, ये क्या है, ये तो कॉलोनी लगते हैं, क्योंकि जब कोई चीज़ें फैलती हैं तो कॉलोनी ही बनाती है। कोई माइक्रो पहले पनपती हैं, पनपने से पहले एक कॉलोनी बनी, जहाँ न्यूट्रिटिव वैल्यू होती है वहाँ पे कॉलोनी फॉर्मेशन होने लगती है। तो यहाँ पे ये बैक्टीरिया का कॉलोनी है भाई, फंगी का कॉलोनी नहीं, बैक्टीरिया का कॉलोनी। हाँ ये बात सही बोला आपने कि भैया ये बैक्टीरिया का कॉलोनी है। जरा देख लेते हैं क्या है, बोले कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया ग्रोइंग इन पेटरी डेस्क। भाई ये तो तुम देख ही रहे हो, पेटरी डेस्क मतलब धूल वाला डेस्क में ही हमारे बैक्टीरिया जो है माइक्रोब के रूप में पनप रहे हैं, और पनप से क्या बना ले रहे हैं, कॉलोनी बना रहे हैं। क्या बात है सर। और यहाँ पे फंगल मतलब फंजी मतलब, अच्छा बात कर दी फंगल इन्फेक्शन कौन पढ़ा है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में, सर दार था सुरली भाई, कैसे होता है जरा बता दिया जाए सर, याद नहीं आया। माइक्रोस्पोरम, हाँ सही बोले। दूसरा इपिडर्मा फाइटोन, सही बोले। तीसरा टाइटोडर्मा, बहुत सही, क्या बात है। यही चीज़ हमें चाहिए आपसे सर, ये तो आप ही बोले था, हाँ हम बोले भाई ये तुम्हारा तो पूरा चीज़ रिमाइंड करवा रहे हैं, रिमाइंड करवा रहे हैं, हर चीज़ तुम्हें याद हो जाएगा ना। यही किताब वही चीज़ है, बस मैं दोबारा वही चीज़ दूसरे में आया, 8 वर्ड आया, लेकिन 8 वर्ड में मैंने पुरानी चीज़ें याद दिलवा दी। इससे क्या रहेगा, तुम्हारी कनेक्टिविटी हर एक चैप्टर से बनती चली जाएगी, और हर एक चैप्टर से कनेक्टिविटी बनती चली जाएगी। तो इसका तुम्हें एक पेपर देने में तुम बोलो अच्छा तुम हो, लो भाई तुम भी ले लो, 5 नंबर मिल गए, मुबारक हो। तो इस तरह तुम्हें पढ़ने में मज़ा भी आएगा और तुम्हारा बढ़िया से स्कोर भी ऊपर होगा, ठीक है। इस वजह से मैं बोलता हूँ, बोल रहे हैं चलो अब उससे आगे पढ़ने जा रहे हैं। अब देखो इन चैप्टर 8 you read the microbes a large number of the disease in human being। मतलब यहाँ पे बोले ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में तुमने पढ़ रखा है, you have read the microbes a large number of डिसीज इन ह्यूमन बीइंग। मतलब बोले जो हमारे ह्यूमन बीइंग के अंदर जितने भी डिसीज होते हैं, तो क्या डिसीज होते क्या, माइक्रोब्स ही हमारे अंदर इंटर कर देते हैं, और इंटर करने से हमारे पूरे बॉडी में अपने माइक्रोब को फैला देते हैं, जिससे कि हमारा जो WBC होता है वो नंबर ऑफ सेल कम होता चला जाता है, और हमें
क्या हो जाता है, डिसीज हो जाता है। डिसीज मतलब हम अनहेल्दी हो जाते हैं, हेल्दी हो जाते हैं कि अनहेल्दी, अनहेल्दी हो जाते हैं, ठीक है। तो बोले दे आल्सो कॉज अ डिसीज इन एनिमल, डिसीज, और यही मतलब ये क्या कॉज कर देता है, माइक्रोब हमारे बॉडी के अंदर जाता है, माइक्रोब हमारे बॉडी के अंदर जाते अटैक कर देता है हमारे बॉडी फंक्शन तो, या फंक्शन ऑर्गन तो अटैक कर देता है, और इससे क्या होता है, हमें डिसीज हो जाता है, या तो एनिमल में या तो प्लांट में। प्लांट में भी तुमने जो सुना होगा टिड्डी, टिड्डी आते अटैक कर देते हैं, पूरे जितने भी फर्टिलाइजर होते हैं, जितने भी हमारे प्लांट होते हैं, वो सारे खराब करके चले जाते हैं। और कभी कभी तुमने देखा ही होगा प्लांट में, जितने भी पेड़ों में कहीं कहीं छोटे छोटे एकदम घिरे रहते हैं वाइट वाइट पूरे, ये सारे क्या हैं, ये सारे माइक्रोब्स ही हैं। लेकिन उन्हीं तो अगर ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज के हिसाब से देखा जाए तो ये सारे डिसीज है ऑन द प्लांट में। और ह्यूमन में भाई तुम जान ही रहे हो, पूरा चैप्टर ही पढ़े हो अभी, ठीक है। बट दिस शुड नॉट मेक यू थिंक, और यह तुम्हें सोचने पे मजबूर करता है माइक्रोब आर हार्मफुल। सब बोलें, या तुम सोच रहे हो सर ये बताइए, जब आपने अभी तक बोला कि भाई हमारे बॉडी के अंदर माइक्रोब जाता है, नंबर ऑफ सेल तो डिक्रीज कर देता, और नंबर ऑफ सेल तो डिक्रीज करने से क्या होता है, हम डिसीज हो जाते हैं, मतलब अनहेल्दी हो जाते हैं। तो इसका मतलब सर माइक्रोब जो होता है वो हार्मफुल होता है ह्यूमन बीइंग के लिए, या किसी के लिए हार्मफुल होता है? नहीं भैया, ऐसा नहीं है। माइक्रोब दोनों होते हैं, मतलब इसमें अगर बोल सकते हैं डुअल नेचर होता है माइक्रोब के अंदर। कुछ माइक्रोब जो होते हैं वो मुझे हार्मफुल पहुंचाते हैं, और कुछ माइक्रोब ऐसे होते हैं जो हमारा साथ देते हैं, मतलब लड़ने की क्षमता देते हैं। लड़ने की क्षमता करने का मतलब ये है कि वो लड़ने में हमारा साथ देते हैं, हमें कोई हार्मफुल नहीं करते, हमें बल्कि वो ना तो चलते हैं, मतलब हमारी मदद करते हैं बल्कि। सर ये कैसे आपने बोला भाई, कभी तुमने देखा है, तुमने दही खाया है? हाँ सर, दही खाने में क्या होता है, दही खाने के बाद कभी कभी तुमने देखा हाजमा थोड़ी सही हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें भाई वो साथ देते हैं, उसमें जितने भी माइक्रोब्स होते हैं वो मेरे डाइजेशन या एब्जॉर्प्शन में मदद करवाते हैं कि नहीं? हाँ सर। तो वो जो मदद करवाए, तो इसका क्या मतलब हुआ, ये मेरा साथ दिए थी, मेरा विपक्ष थी, विपक्ष मतलब वो मेरे अगेंस्ट वर्क किए थी, हमारे साथ में वर्क किए। सर ये तो मेरा फायदा हुआ, मतलब मेरा साथ दिया, और मेरा साथ दिए मतलब ये हमारे हार्मफुल नहीं है, ये माइक्रोब हमारे लिए हार्मफुल नहीं है, ये माइक्रोब हमारे लिए बहुत अच्छे हैं। तो भाई माइक्रोब यही बात कर रहे हैं कि ये हार्मफुल नहीं होता है पुनः, बट दिस शुड नॉट मेक यू थिंक, तुम्हें ये सोचने पे मजबूर नहीं किया कि माइक्रोब हमारे लिए हार्मफुल होते हैं कि नहीं। सेवरल माइक्रोब आर यूजफुल इन मैन, मतलब कुछ माइक्रोब ऐसे होते हैं जो आदमी लिख दिया, मैंने बहुत जहाँ एनसीईआरटी में देखा भाई ह्यूमन बीट की जगह मैन लिख देता है, कोई बात नहीं, लेकिन तुम मैन ही पढ़ते जाना, क्योंकि भाई नीट में इट वर्ड मैचिंग होना चाहिए। क्योंकि अगर तुम ह्यूमन बीट लिख दिया और तुम ह्यूमन बीट पर टिक मार दी तब तो गलत हो सकता है, क्योंकि इसलिए मैं बोलता हूँ इट वर्ड पे ध्यान दिया। तो माइक्रोब आर यूजफुल टू मैन इन डाइवर्स वे, मतलब इन्होंने बोला कुछ माइक्रोब ऐसे होते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल नहीं पहुंचाते बल्कि यूजफुल होता है ना। सम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द माइक्रोब ऑफ ह्यूमन वेलफेयर, कुछ ऐसे माइक्रोब होते हैं, कुछ ऐसे भी माइक्रोब हैं जो कि ह्यूमन वेलफेयर मतलब ह्यूमन के एजेंट, ह्यूमन के साथ देने में, या ह्यूमन को फायदा, ह्यूमन वेलफेयर मतलब क्या, ह्यूमन को बहुत सारे फायदे, नुकसान से बचाने वाले भी हमारे हैं, मतलब तो न तो फायदा ही करवाते हैं ह्यूमन वेलफेयर के लिए। अब आगे पढ़ते हैं कैसे क्या। भाई कैसे सर आप बोल दिए कि क्या नाम है, ह्यूमन वेलफेयर के लिए माइक्रोब बहुत अच्छे हैं। भाई ह्यूमन वेलफेयर मतलब हम ह्यूमन बीइंग तो माइक्रोब से तो न तो फायदा हो तभी तो ह्यूमन वेलफेयर हुआ। हाँ सर यही हुआ। तो ह्यूमन वेलफेयर कैसे हुआ मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा। भाई तुमने दूध तुमने देखा ही होगा। हाँ सर हमने देखा हुआ। गाँव एरिया में जाना, तुम तो होली है गाँव में गए ही होते। अगर जो बच्चे गाँव में गए होंगे जितने यहाँ जाए वाए होंगी और जो दूध भी लेते रहे होंगे, तो भाई वो तुमने देखा होगा मम्मियाँ क्या करती है भाई, दूध तो फाड़ के बल्कि दही बना लेती हैं। अब वो उनका प्रोसेस है, वो हमें नहीं पढ़ना है, हमें बस इतना जाना है वो लोग दही बनाते हैं। मतलब जब दूध है, दूध में जब थोड़ा सा चिम्मच पहले से दही हो रहा, वही दही उठाते जो फ्रेश मतलब ताज़ा जो मिल्क है, ताज़ा दूध है, उसमें थोड़ा सा दही डाल देते हैं। इससे क्या होता है जो फ्रेश
फ्रेश मिल्क हो जाए वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, दही में। और दही में कन्वर्ट होने का मतलब इसमें क्या तुम्हें समझ में आ जाए, इसमें समझ में ये आना चाहिए कि भाई भाई ये माइक्रोब पनप जाए, माइक्रोब पनप जाए। और माइक्रोब पनपने से क्या हो जाए कि भैया दही बेच दिए, दही बेचने क्या हुआ भाई, हमारे फायदे के लिए ही हुआ, हमें पैसे मिल जाए। और उसी माइक्रोब से बहुत सारे फायदे भाई, हार्मफुल भी तो नहीं है, नहीं हार्मफुल भी नहीं है। और इससे हमें क्या हुआ, ह्यूमन वेलफेयर, मतलब ह्यूमन के लिए कॉस्टली नहीं है। जो इंसान गांव में रहते हैं भाई, वो क्या नाम चल रही है, वो उन्होंने बेच दिया और इससे क्या हो गया उन्हें वेलफेयर, वेलफेयर मतलब उन्होंने पैसे कमा लिए उससे। तो उस पैसे कमाने के लिए ह्यूमन वेलफेयर मतलब ह्यूमन के लिए फ़ायदा हुआ कि नहीं, हाँ सर फ़ायदा हुआ। इस वजह से वो लिखा है माइक्रोब टू ह्यूमन वेलफेयर आर डिस्कस इन दिस चैप्टर, ठीक है। आधा चीज़ मैंने कवर कर लिया भाई, मैं ऐसे फालतू कहानी नहीं बता रहा था, मैं इस चीज़ के लिए बता रहा था कि तुम एक चीज़ इंट्रोड्यूस हो जाओ, इस वजह से मैं कहानी बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखो आगे पढ़ो, बोले यू वुड बी सरप्राइज, क्या तुम ये सुन के सरप्राइज हो जाए, यू नो वी यूज माइक्रोब, मैंने पहले ही बोल दिया था, इसमें तुम सरप्राइज होने वाली बात नहीं, ये एनसीईआरटी बोली है भाई। तुम तो मैंने पहले ही बोल दिया था तुम्हारे शरीर में, यहाँ तक अभी आगे तुमने इससे पहले पढ़े थे, तुमने पढ़ा था यहाँ तक हमारे शरीर में भी माइक्रोब प्रेजेंट होते हैं। तो तुम तो जान ही रहे हो कि माइक्रोब हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे शरीर में हर जगह प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें तुम क्या सरप्राइज होती भाई, सरप्राइज होने वाली बात है नहीं सर, सरप्राइज होने वाली बात ही नहीं। क्यों, क्योंकि हमें मालूम था पहले से ही, और जब किसी को पहले से मालूम रहता है तो वो इतना अच्छा उड़ता रहता है भाई। तुम आओ जो मेरे पास तो भाई बंदूक है, उड़ा दूंगा, तो भाई तुम्हें मालूम ही है, ठीक है। तो वी यूज माइक्रोब और प्रोडक्ट, ठीक है, ड्राइव फ्रॉम दी एवरीडे। अब बोले यहाँ पे तुम सुनते ये सरप्राइज हो जाओगे कि हम लोग माइक्रोब की बात चल दी जाए, या माइक्रोब के प्रोडक्ट बनने वाले प्रोडक्ट जितने भी चीज़ें होंगे वो सारी चीज़ हम लोग एवरीडे अपने लाइफ में एवरीडे यूज करते रहते हैं। जैसे कॉमन एग्जाम्पल, बहुत कॉमन एग्जाम्पल, लैक्टोबैसिलस मतलब भैया कर्ड, मिल्क तो कर्ड में बदलना, उसमें कौन से बैक्टीरिया पनप जाते हैं, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। सर लैक्टिक एसिड, अभी रुक जाओ, अब मैं थोड़ी और अच्छे से बताने से पर्याप्त कोशिश करूँगा, ठीक है। एक कॉमन एग्जांपल, एक बहुत कॉमन एग्जांपल है भाई, प्रोडक्शन ऑफ द कर्ड फ्रॉम मिल्क, मतलब बोले हैं कि भैया मिल्क से दूध बनाने की प्रक्रिया को ही बोलते हैं। ये कॉमन एग्जांपल हो गया है जो कि माइक्रोब का ही कॉमन एग्जांपल है। दूध तो दही में बनाना भाई, दूध दही तो दिमाग मत बोलना, बहुत लोग के दिमाग में सुने हो रहे यार दिमाग का दही मत करो भाई, दिमाग का दही कहाँ बनता है, दूध का दही बनता है, पता नहीं ना उन सब तो भाई, दिमाग का दही नहीं बनता, दिमाग का दिमाग ही रहता है और दूध का दही बनता है। और जो लोग नहीं जानते, जो लोग बोलते हैं भाई दिमाग का दही मत किया, तो उन लोग से बता देना भाई, जाते तुम चैप्टर नंबर कौन सा है, चैप्टर नंबर 10 जाके पढ़ के आओ, वहाँ पे एक शब्द लिखा है एनसीईआरटी में कि कर्ड फ्रॉम मिल्क, मतलब दूध से दही बनता है, ना कि दिमाग से दही बनता है भाई। ये चीज़ उन लोग को बता देना, और उन लोग को बताना, इसका मतलब ये है कि तुमने वो चैप्टर पढ़ा ही नहीं है, इसलिए समझी, हाँ बता देना जी। Microorganisms such as the lactobacillus and other commonly called lactic acid bacteria। और इस माइक्रोब में कौन से ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज द लैक्टोबैसिलस, और लैक्टोबैसिलस किसमें प्रेजेंट होता है, लैक्टिक एसिड में कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट रहता है, लैक्टोबैसिलस। क्या बोला भैया, लैक्टोबैसिलस। और इसे कॉमनली क्या बोलते हैं भाई, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। क्यों, क्योंकि भाई जिस तरह अब देख लो, ये मान लो एक वो है, क्या नाम है, क्या बोलते हैं यार, पैन बोलते हैं ना, पैन बोलते हैं, हाँ हम भी पैन बोलते हैं भाई, हम भी थोड़ा जानते हो ना, पैन बोलते हैं, लेकिन पैन ही बोलते हैं ना, हाँ पैन ही बोलते हैं सर, आपने सही बोला, नहीं पैन ही बोलते हैं, सही है। देखो पैन में जब फ्रेश दूध होता, अब थोड़ा फील करना सीखो, फील मतलब मैं आपसे क्यों इंटर रिलेट हुआ, मैं ऐसे भी तो मैं स्क्रीन बंद कर से भी अपना पढ़ा सकता था, लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे तुम लोग से इंटरेक्शन चाहिए, और जब इंटरेक्शन हो जाए ना तब पढ़ने में और मज़ा आएगा, इसलिए मैं तुमसे इंटरेक्ट करने की कोशिश करता हूँ भाई, तुम हमसे इंटरेक्ट हो, और इंटरेक्ट करने के बाद पढ़ाई में और मज़ा आएगा, तुम्हारा ध्यान थोड़ा और अच्छे से रहेगा, ठीक है। अब देखो मान लो ये पैन है, पैन में क्या है, मिल्क अभी फ्रेश है,
मिर्च अभी फ्रेश है। अब फ्रेश में है, मैंने क्या बोला, जब छोटा था मतलब 1 चम्मच ले लो, लेट सपोज ये 1 मार्टर है लेकिन 1 चम्मच मान लो। अब इसमें थोड़ा सा दही निकालो, कर्ड निकालो, और कर्ड निकालने के बाद ये फ्रेश मिल्क है उसमें थोड़ा सा डाल दो, और थोड़ा तो डालने के बाद क्या हो जाएगा भाई, जो फ्रेश मिल्क होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा भाई, दही में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, दही में। सर इसका मतलब नहीं समझ भाई। अब देखो जब छोटा सा पार्ट जब दही में मिलाया, मैंने क्या बोला भाई, हाँ भाई, थोड़ा मम्मी आई हुई थी तो थोड़ा उधर चले रहे थे दरवाज़ा खोलने ना, तो ये दिक्कत नहीं। अब हम फिर से स्टार्ट कर रहे हैं, थोड़ा भूल रहे हैं, डांट पढ़ा रहा हूँ लेकिन कोई नहीं, थोड़ा इसके लिए मैं थोड़े से दिल से माफ़ी करना चाहता हूँ, लेकिन कोई नहीं, हम लोग फिर से स्टार्ट कर रहे हैं ना। तो नहीं, हम लोग यहाँ पे थे, सच एज लैक्टोबैसिलस। कौन सा था भैया, लैक्टोबैसिलस। देखो ये इंपॉर्टेंट बात है कि कॉमनली 4 लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, क्या बोलते हैं भैया, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होता है। क्या होता है भाई, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब देखो मैंने क्या बोला, मैंने फील करवाना था, मुझे फील करवाना था, मुझे याद आ गया। देखो जब ये कर्ड जब मैंने फ्रेश मिल्क में मिलाया था, तो उस मिलाने का मतलब एक चम्मच जब मैंने दही लिया पुराने दही से, तो उस 1 चम्मच दही जब मैंने मिलाया तो उसे बोलते इन ऑटुलम। सर इसका नाम क्या है, देखो ये नाम दिया इन ऑटुलम, या इसे तो बोलते स्टार्टर मतलब छोटा सा दही, मतलब थोड़ा सा स्मॉल अमाउंट या लिटिल अमाउंट कर्ड लेंगे और फ्रेश मिल्क में ऐड करेंगे। क्या मैंने बोला भाई, स्मॉल अमाउंट कर्ड लेंगे, पुराना वाला, तो ये नया वाला नहीं, पुराना वाला दही लेंगे। उसमें क्या है, ऐसा क्या रहता है कि पुराना वाला ही दही मिलाना पड़ेगा भाई। पुराना वाला दही क्या रहता है, उसमें माइक्रोब प्रेजेंट रहते हैं पहली चीज़, और माइक्रोब जब प्रेजेंट रहते हैं, जब फ्रेश मिल्क में ऐड करूँगा तो माइक्रोब पूरे फैल जाते हैं। तो मतलब तुम्हें समझ में आ गया कि भैया जब हम थोड़े से माइक्रोब फ्रेश मिल्क में ऐड किए तो वो पूरे माइक्रोब बोल सकते हो फैल जाते हैं ना, हाँ फैल जाते हैं। तो इसी तो हम बोलते हैं इन ऑटुलम या स्टार्टर, मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ द कर्ड आर एडेड इन द फ्रेश मिल्क, दैट इज नोन एज द इन ऑटुलम और स्टार्टर। ठीक है, तो अब पढ़ते हैं लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ग्रो इन मिल्क एंड कन्वर्ट इट इनटू अ कर्ड। मतलब मैंने बोला था भाई कि भाई दूध का दही में बदल जाता था ना। ड्यूरिंग ग्रोथ मतलब जब ये माइक्रोब ग्रोथ कर रहे थे, ग्रोथ करने का मतलब भैया जब ये फैल रहे थे ना, फैल रहे थे ड्यूरिंग ग्रोथ द लैब मतलब लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया प्रोड्यूस एसिड, और वो क्या प्रोड्यूस किए, एसिड एंड दैट कोऑगुलेट एंड पार्शियली। तो इंपॉर्टेंट बात ये होती है, जब तुमने दूध तभी तुमने दूध पिया हुआ, मिल्क पिया हुआ है, तो वो पूरी तरीके से पचता नहीं, पार्शियली कंप्लीटली डाइजेस्ट नहीं होता भाई, होता है कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है। मिल्क जो होता है वो कंप्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है, लेकिन पार्शियली डाइजेस्ट कौन होता है, ये कर्ड होता है। पार्शियली डाइजेस्ट क्या होता है, कर्ड होता है। तो लिखा है ड्यूरिंग ग्रोथ जब माइक्रोब पनप रहे थे तो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया क्या प्रोड्यूस किए, लैक्टिक एसिड मतलब उन्होंने लिखा लैब प्रोड्यूस एसिड कौन सा है, लैक्टिक एसिड एंड दैट कोऑगुलेट करके क्या बना लिए, पार्शियली डाइजेस्ट दी मिल्क प्रोटीन। मतलब जब मिल्क में जब हमने थोड़ा सा दही मिलाया तो उस दूध को पार्शियली डाइजेस्ट इन्होंने कर लिया, कौन, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ने उस मिल्क को पार्शियली डाइजेस्ट कर लिया। तो मतलब तुम्हें एक बात समझ में आ जाए सर, ये जो कर्ड है वो पार्शियली डाइजेस्ट होता है, लेकिन मिल्क की बात कर दिया जाए वो कंप्लीटली डाइजेस्ट होता है। इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो मिल्क होता है वो कंप्लीटली डाइजेस्ट होता है, जो कर्ड होता है वो मेरा पार्शियली डाइजेस्ट होता है। ठीक है, पार्शियली डाइजेस्ट द मिल्क प्रोटीन, मतलब मिल्क प्रोटीन को पार्शियली डाइजेस्ट कर देता है, और डाइजेस्ट करते किसमें बदल जाता है, वो कर्ड में बदल जाता है। अब यही चीज़ मैं फिर से बोलने जा रहा हूँ, जो स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड मतलब पुराने वाले दही एक छोटा सा चम्मच लेके ऐड करेंगे जिसमें फ्रेश मिल्क में, तो ए स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड एडेड टू दी फ्रेश मिल्क
भाई किसमें, भाई फ्रेश मिल्क में ऐड करेंगे और उसे क्या नाम दिया जाए, इनओकुलम। क्या बोला जाए भैया, इनओकुलम। और इनओकुलम तो ही दूसरा नाम क्या दिया जाए, स्टार्टर। क्या नाम दिया जाए, स्टार्टर। कंटेन मिलियंस ऑफ द लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। और क्या, जब ये पनप जाते हैं भाई, छोटा सा पहले इन्होंने माइक्रोब डाला, अब सुबह तक देखे भाई पूरी दही बनी, पूरी दही बनने का मतलब भाई पनप दे माइक्रोब, माइक्रोब पनप दे, तो मतलब ये मिलियंस लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया पनप जाते हैं हुईच एट सुटेबल टेम्परेचर। और इन्हें ये सुटेबल टेम्परेचर दिया जाता है। क्या ठंडियों में हो जाएंगे, नहीं भाई, उन्हें सुटेबल टेम्परेचर, उन्हें सुटेबल इन्वायरमेंट देना पड़ता है। तो बोला हुईच एट सुटेबल टेम्परेचर मल्टीप्लाई, मतलब एक सुटेबल टेम्परेचर मिल जाए और वो मल्टीप्लाई कर लेते हैं या पनप जाते हैं। 10 कन्वर्टिंग मिल्क टू टर्ड। और इसी वजह जब इन्हें सुटेबल टेम्परेचर या सुटेबल इन्वायरमेंट मिल जाए तो वो मल्टीप्लाई करते हैं और वो क्या कर लेते हैं, मिल्क से टर्ड में बदल जाते हैं। व्हिच आल्सो इम्प्रूव एट इज अ न्यूट्रिशनल वैल्यू। भाई इंपॉर्टेंट बात, ये इंपॉर्टेंट बहुत बड़ी बात है, 25 आने की इंपॉर्टेंट बात है भाई। इट इम्प्रूव, क्या इंप्रूव करता है, न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ द इंक्रीजिंग विटामिन B12। भाई जो जो टर्ड होता है, वो टर्ड होता है, वो क्या इंक्रीज करता है, इंक्रीज न्यूट्रिशनल क्वालिटी, मतलब न्यूट्रिशनल क्वालिटी इंक्रीज करता है। न्यूट्रिशनल मतलब जितने भी पदार्थ होते हैं, न्यूट्रिशनल वाले पदार्थ होते हैं, उन्हें इंक्रीज करता है। और स्पेशली बात कर दिया जाए विटामिन B12 तो इंक्रीज करता है। और इससे क्या होता है, जो स्टमक में पेनिंग होती है, जो पेट में दर्द होता है, उससे तुम्हें रिलीफ फील होता है। बोले इन आवर स्टोमक टू द लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया प्ले वेरी बेनिफिशियल रोल इन सर्टेन डिसीज और टॉक्सिन माइक्रोब। भैया जब, अच्छा ये बताओ दही क्या है, अब इस हिसाब से बोल सकते हो दही में क्या होते हैं, माइक्रोब। तो मैं बोल सकता हूँ दही में क्या है, माइक्रोब। और तुमने ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में पढ़ा हुआ है कि भाई मैं जो डिसीज हमारे अंदर इंटर करते हैं वो क्या करते हैं, मेनली क्या रहते हैं, माइक्रोब कुछ हमारे बेनिफिशियल होते हैं, कुछ हमारे हार्मफुल होते हैं। लेकिन जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होता है ये हमारे लिए बेनिफिशियल है कि हमारे लिए हार्मफुल होता है, सर बेनिफिशियल होता है। मतलब जो हमारे अंदर, हमारे हेल्थ के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर पहले से जो डिसीज पाए गए हैं और जब हमने लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया इंटेक किया, उसमें माइक्रोब जो पनपते हुए थे वो हमारे शरीर के अंदर जाए, और शरीर के अंदर जाने के बाद जितने भी डिसीज है, जितने भी हमारे हार्मफुल माइक्रोब है, उन्हें क्या करता है भाई, ख़त्म कर देता है। और ख़त्म करने से क्या होता है भाई, हमारा जो पेट है, मतलब स्टमक है, में बहुत बड़ा बेनिफिशियल रोल अदा करता है। ठीक है, समझ में आ जाए, हाँ सर समझ में तो आ ही गया। हाँ, ये तो जान ही रहे हो क्या हो सकता है, चीज़ पनीर। भाई पनीर है, 1 मिनट देना। चलो अब हम पढ़ने जा रहे हैं इसकी बात करने जा रहे हैं सर। आप 1 मिनट, इतनी बात करने जा रहा हूँ भाई। ये पहचानते हो सर, क्या बात कर रही आप, मतलब इतने स्वादिष्ट भोजन या इतने स्वादिष्ट फास्ट फूड तो तुम भूल सकते हो? नहीं सर, हम भूल नहीं सकते। ये इडली है, डोसा है। अब इसी इडली डोसा में तुमने देखा होगा, तुम देख रहे हो इसमें छोटे छोटे छेद हैं। हाँ सर, इतने, मतलब इतना बताने का क्या मतलब, इसमें बताएं। और इसमें तुम देख रहे हो जो इडली स्पॉन्जी टाइप है, स्पॉन्जी टाइप मतलब समझते हो, थोड़ा तुम इसे नम कर दो तो ये स्पॉन्जी टाइप लगता है। स्पॉन्जी मतलब समझ ही रहे हो ना, थोड़ा तुमने देखा होगा गाड़ी ऑडियो में साफ करते तो स्पॉन्जी वो रहता है ना, स्पॉन्जी टाइप, तो वो उसी टाइप में लगा। हाँ सर, स्पॉन्जी टाइप। अच्छा लेकिन सर आपका इतना कहने का तात्पर्य क्या है, मैं बताता हूँ। इसके कहने का तात्पर्य ये है कि जब तुमने इडली कैसे बनते हैं, पहले तुम तो जानते ही हो, दाल जो होते हैं, कोई भी जैसे भी बनाते हो, हमसे आई डिड नॉट केयर, हमें उस पर केयर नहीं करना, हमें केयर किस पे करना है, जो दाल होते हैं वो दाल में रात में भिगोते हैं कि नहीं? हाँ सर, रात में भिगोते हैं। और सुबह क्या होता है, इसको क्या नाम करते हैं, मिक्सी में पीसते, फिर वो क्या नाम है, इन्होंने तावे पे बना लेते हैं, जैसा भी वो अपना वो है। ठीक है, हाँ सर जी, ऐसे ही बनाते हैं। लेकिन तुमने ये चीज़ देखा है कि जब भैया तावे पे बनाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे पहले एक प्लेट डालते हैं, फिर उसके बाद उसमें गैप हो जाता है। इसमें जैसे कि देख लो, अगर देखा जाए तो इस पर होल हो जाए कि नहीं, होल होने का मतलब क्या हुआ, इसमें CO2 प्रोड्यूस होता है। और ये
ये मेनली मेनली ये टोन टिस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज से हो जा भाई, या सेट्रोमाइसिस। एक मिनट फिर से नाम सुनो, सेट्रोमाइसिस सेरिवेसी। फिर से नाम सुनो, सेट्रोमाइसिस सेरिवेसी। फिर से नाम सुनो, सेट्रोमाइसिस सेरिवेसी। अभी एनसीईआरटी में दिखा दूंगा, ठीक है। मोनोस्टेट परप्यूरस से होता है ना। अब आ रहे तो मैं इसीलिए थोड़ा फील करवाने के लिए, हाँ पानी में आ गया, मैं जानता हूँ मुंह में, कोई नहीं, अच्छी अच्छी चीज़ें होती रहती हैं। चलो अब हम चलते हैं अपने आज 1 मिनट देना। हाँ, डी डॉप। डॉप मतलब क्या होता है भाई? डॉप मतलब समझते हो? वही जो रोटी, जो क्या नाम है, इडली बनाते हैं ना, उसी तो डॉप बोलते हैं भाई। जब ऐसे करते हैं पूरा अपना इडली तैयार होता है, डोसा जो भी होता है वो तैयार होता है, ठीक है। व्हिच इज यूज्ड फॉर मेकिंग फूड। किस तो बनाने में उपयोग होता है भाई? फूड तो बनाने में उपयोग करते हैं, सच है डोसा और इडली। इडली डोसा जब बनाते हैं तो ये उपयोग करते हैं। और ये किससे फर्मेंटेड होते हैं, मतलब इससे किससे बनाया जाता है? फर्मेंट बाय बैक्टीरिया भाई, फर्मेंटेड बाय बैक्टीरिया से ही बनाया जाता है। अब ये क्या बोले, ये बोले जब रात में जैसे पैन लिए, पैन में दाल डाल दिए, तो दाल में डालने के बाद जब पानी ऐड किए तो उसमें तुमने सुबह क्या देखा कि वो फूल जाता है। और फूलने का मतलब तुमने क्या समझा कि भाई पानी आया, पानी में मॉइस्चर हुए, मॉइस्चर हो जाने के बाद ये थोड़े बड़े बड़े होते भाई। वो नहीं बात, वो तो साइंटिफिक है ही, लेकिन रियलिटी क्या है ये तुम जानो। रियलिटी ये है कि जब इन्होंने पानी ऐड किया तो उसमें पहले छोटे से माइक्रोब हुए, और जब इन्होंने माइक्रोब अपना पनपना शुरू हो गया, पनपने से क्या हो गया भाई कि उसमें पूरे पनप गए माइक्रोब। और पनपने से क्या होता है, जो हमारे दाल होते हैं वो फूल जाते हैं, और फूलने से क्या होता है, उसमें माइक्रोब की संख्या ज़्यादा हो जाती है, और माइक्रोब की संख्या ज़्यादा होने से क्या हो जाता है, उसमें CO2 गैस निकलती है। क्या मैंने बोला भाई? जब पनप जाते हैं माइक्रोब, जब हमारे तावे पे बनाए जाते हैं, तो उसमें क्या निकलता है? CO2 गैस निकलता है। देखो बोला दी पफ्ड अप अपीयरेंस ऑफ द डॉग, मतलब तुमने ये देखा होगा, इसमें देखा होगा भाई, पफ मतलब छेद। छेद मैंने अभी बताया था, छोटे छोटे होल होंगे, पफ पफ बने होते हैं। और डॉग में तुम्हें देखते होंगे जब ये करते होंगे, उससे क्या करते हैं, जो छेद बने होते हैं, जो होल होते हैं, उससे क्या निकलते हैं? CO2 गैस। और CO2 गैस निकलते हैं, प्रोडक्शन ऑफ दी CO2 गैस। कैन यू टेल, क्या तुम ये बता सकते हो, व्हिच मेटाबॉलिक पाथवे इन टेकिंग प्लेस रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ CO2? भाई जरा अगर तुम लोग नहीं बता पाए तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, इसके लिए तुम्हें बताना पड़ेगा। सर कुछ याद नहीं आ रहा है। अरे यार तो सोचो, तो माइंड पे डालो यार, ये कहाँ पढ़े थे? सर कुछ भी नहीं याद आ रहा है, सही बताना, नहीं याद आ रहा है, सही बताओ, नहीं याद। चलो मैं बताता हूँ, मैं किस लिए बैठा हूँ। ये तो मुझे मालूम था मेरे बच्चे बता लेंगे, बता दिए भाई। क्या? ग्लाइकोलाइसिस पाथवे में ही तुमने पढ़ा था कि जो ग्लाइकोलाइसिस का लास्ट प्रोडक्ट है पायरोपिक एसिड। पायरोपिक एसिड जब हमने क्या बनाया था भाई, लिंक रिएक्शन में जाने के बाद पहले क्या बनाया था? प्रोडक्शन ऑफ द अल्कोहलिक फर्मेंटेशन किए थे कि नहीं? हाँ सर, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन किए थे, और वही तो बता रहा है कि कौन सा पाथवे, मतलब मेटाबॉलिक पाथवे कौन सा था? ग्लाइकोलाइसिस पाथवे ही तो था। हाँ सर, याद आ गया, ग्लाइकोलाइसिस पाथवे ही था, और रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द CO2। और क्या रिजल्ट निकला था? CO2 मतलब ग्लाइकोलाइसिस का मेन प्रोडक्ट क्या था भाई? पायरोपिक एसिड। पायरोपिक एसिड तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन करवा दिया जाए तो क्या हमें प्रोड्यूस हुआ था? CO2। याद आ गया, सही बात है, यही चीज़ लिंक ना, मैं बोलता हूँ जब तक तुम कनेक्टिविटी या लिंक नहीं बनाओगे तब तक कोई सब्जेक्ट पढ़ने में मज़ा नहीं आएगा। बोला वेयर डू यू थिंक, क्या तुमने ये सोचा है कभी, बैक्टीरिया फॉर द फर्मेंट कम फ्रॉम? बैक्टीरिया कहाँ से आते हैं भाई? इन्वायरमेंट से ही तो आते हैं। इन्वायरमेंट में हमारे, अभी तुमने पढ़ा भाई, इन्वायरमेंट में माइक्रोब प्रेजेंट होते हैं कि नहीं? और माइक्रोब प्रेजेंट होते हैं, माइक्रोब प्रेजेंट होने के बाद जब हमने दाल भिगोया तो उसमें इन्वायरमेंट आए, इन्वायरमेंट आने के बाद उन्होंने पनप गए। पनपने के बाद क्या होता है भाई, जो हमारे दाल होते हैं, जैसे कि तुमने चने खाए होंगे, रात में भिगो देते हैं, सुबह फूल जाता है, क्यों? क्योंकि माइक्रोब प्रेजेंट होते हैं, और माइक्रोब से क्या होते हैं, पनप जाता है, और माइक्रोब पनपने से क्या होता है, वो जो चने होते हैं या दाल होते हैं वो फूल जाते हैं, ठीक है। और सिमिलरिटी डी डफ, और ये इसी प्रकार ये डफ का एग्जाम्पल, ये डफ मतलब जितने भी आटे होते हैं वो, मतलब दाल पीसने के बाद जो भी लेप बोल सकते हो, लेप जो बनते हैं, उन्हीं की बात है रहा। हुई चीज़ यूज फॉर मेकिंग ब्रेड, और ये किस चीज़ को बनाने में उपयोग करते हैं? जैसे कि ब्रेड ले लो,
फर्मेंट यूजिंग बेटर ईस्ट। भाई इंपॉर्टेंट बात है, जब तुम आगे पढ़ोगे, इसी की बात कर रहा हूँ, अभी आगे पढ़ोगे तब दूसरा हो जाए। तो ये किससे बनाने में उपयोग होता है? बेटर ईस्ट बनाने में। बेटर ईस्ट देखो, जो ब्रेड होता है वो किससे फर्मेंटेड होता है? यूजिंग बाई द बेटर ईस्ट। बेटर ईस्ट मैंने बोल दिया, बेटर, बेटर पे ध्यान दिया जाए, बेटर पे ध्यान दिया जाए। अभी आगे तुम्हें और कंफ्यूजन होने वाला रहेगा। अगर तुम ये बात तुम ध्यान से सुन रहे हो तो अभी आगे तुम्हें और बहुत बढ़िया चीज़ें समझ में आने वाली। मैं कहाँ की बात तुम्हें बचाना चाहता हूँ, मतलब जिस चीज़ से तुम्हें कन्फ्यूजन होने वाली उस चीज़ को मैं दूर करने जा रहा हूँ, इसलिए तुम ध्यान से सुनो। यूजिन ब्रेकर ईस्ट, और मैंने बोला था सेट्रोमाइसिस सेरिवेसी, मैंने नाम दिया था। हाँ सर, आपने यही नाम दिया था, सेट्रोमाइसिस सेरिवेसी। भाई मैंने यही नाम लिया था ना, सेट्रोमाइसिस सेरिवेसी। ये कहाँ से फर्मेंट किया जाता है? सेट्रोमाइसिस सेरिवेसी। सेट्रोमाइसिस सेरिवेसी का दूसरा नाम बेटर ईस्ट। सेट्रोमाइसिस सेरिवेसी का दूसरा नाम बेटर ईस्ट। फिर सदर्न कंट्री में जाए हो, सदर्न कंट्री मतलब जितने भी हमारे सदर्न कंट्री में जाओगे वहाँ पे तुमने बहुत बड़ी चीज़ सुने होगे, टॉडी, ताड़ी। ताड़ी जैसे कि हिंदी में बोलते हैं ताड़ी, और लेकिन जब इंग्लिश में पढ़ोगे टोडी बोलते हैं, टोडी। ठीक है, क्या सुने हो भैया? टोडी। तो बोले हैं ए नंबर, बोले हैं ए नंबर ऑफ द ट्रेडिशनल डिश, और वहाँ पे सदर्न कंट्री में इसे ट्रेडिशनल ड्रिंक माना गया। जैसे कि यहाँ पे नॉर्थन कंट्री में आओगे तो वहाँ पे तुम सुने हुए वाटर एक ट्रेडिशनल ड्रिंक होता है। आइए भाई थोड़ा वाटर पी लीजिए, पानी पी लीजिए, बिस्किट खा लीजिए, फिर उसके बाद रफू चक्कर हो जाएगी, यही चीज़ होते हैं। लेकिन जो सदर्न कंट्री में जाओगे तो वहाँ पे बोलते हैं जो टॉडी है, टॉडी हो वो ट्रेडिशनल ड्रिंक माना गया है, फूड। और इससे भाई टॉडी में फूड भी तो रहते हैं इतना इतना, तो उसे फूड के भी रूप में उपयोग कर सकते हैं। और ये आल्सो फर्मेंटेड बाय माइक्रोब। भैया माइक्रोब का ही चैप्टर पढ़ रहे हो तो इसमें जाहिर सी बात है ये किससे निकाला जाएगा? फर्मेंटेड बाय द माइक्रोब। अब बोले इससे बात थोड़ा इंपॉर्टेंट बात है, पूछा जाने का क्षमता है, स्टेटमेंट में ही पूछा जा सकता है। टॉडी is a traditional drink of some part of the southern country, southern India। अब तुमसे ये बोल देगा कि टॉडी is a traditional drink of some part, some चीज़ें मेनी पार्ट ला देगा, बहुत माइन्यूट गलती ला देगा, सम पार्ट की मेनी पार्ट, सम पार्ट। ठीक है, और दी सदर्न इंडिया के नाम ले देगा नदर्न इंडिया, ये गलती हो सकता है। इट इज अ मेड बाय द फर्मेंटेशन सेप। बोला ये कहाँ से निकाला जाता है? ये तो तुमने देख लिया कि ये बनाया गया फर्मेंटेशन बाय द माइक्रोब। माइक्रोब तो फर्मेंट करते ये सारी चीज टॉडी बनाया जाए, लेकिन ये निकाला कहाँ से जाए? ये सुनो, फर्मेंटिंग सेप फ्रॉम पाम ट्री। पाम मतलब तुमने सुना होगा पाम ट्री, पाम ट्री से ही इन्होंने निकाला है। जैसे टॉडी, तो टॉडी जैसे बोलते ताड़ी, ताड़ी तो निकाला जाए। ठीक है, फर्मेंटेड सैप फ्रॉम पाम ट्री। ठीक है, माइक्रोब आर आल्सो यूज ऑन द फर्मेंट फिश, सोयाबीन एंड बाम्बो शूट टू मेक फूड। और इन्होंने बोला है कि माइक्रोब का उपयोग करते भैया फर्मेंट फिश का उपयोग कर लेते हैं, सोयाबीन का उपयोग कर देते हैं, और बॉम्बू शूट ऑफ टू मेक फूड। मतलब इन्होंने तीन चीज़ का नाम लिया, जिसका उपयोग करते, माइक्रोब का उपयोग करते, तीन चीज़ का नाम लिया, तीन चीज़ में यूज कर सकते हैं। फर्मेंट फिश में भी माइक्रोब का उपयोग किया जा सकता है। सोयाबीन में तुमने सर ये थोड़ा मुझे और डिटेल में बताइए भाई। सोयाबीन में जब तुम रात में भिगोते हो, सुबह तुमने तहरी खाए ही होते भाई। हाँ सर खाए हुए, तो उसमें तुमने देखा होगा जब रात में सोयाबीन डाल दिया जाता है, रात में नहीं 15 टू आधे घंटे के अंदर सोयाबीन डाल दो पानी के अंदर, तो वो फूल जाता। क्यों फूल जाता? क्योंकि उसमें माइक्रोब्स आ जाते हैं। तो यही नाम दिया है कि फर्मेंट फिश ले लिया जाए, सोयाबीन ले लिया जाए, बाम्बू शूट की बात कर दिया जाए। ये तीन फूड ऐसे होते हैं जो कि हम माइक्रोब का उपयोग करके खा सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद चीज़ तुमने सुना ही होगा भाई, बहुत लोग जय होंगे भाई, चीज़ तो खाते होंगे, चीज़ तो बहुत फेवरेट भी होगा भाई। वो चीज़ तुमने सुनो, चीज़ इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट फूड। भैया चीज़ जो एक बहुत ओल्डेस्ट फूड होता है आइटम इन विच द माइक्रोब वर यूज, और इसमें भी माइक्रोब यूज करते हैं भाई। माइक्रोब तो ये चैप्टर पढ़े हो तो तुम्हें मालूम ही होगा, कितनी बार वो बात में लिख दिया। बोले डिफरेंट वेराइटी ऑफ चीज आर नोन बाय देयर कैरेक्टरिस्टिक ट्रस्टर। अब बोले हैं कि भाई अलग अलग चीज़ की वैरायटी तो नाम क्या दिया गया? कैरेक्टरिस्टिक टेक्सचर। ठीक है, अब
मतलब जब कोई चीज़ अलग अलग होता है तो उसका फ्लेवर भी अलग हो जाए, और फ्लेवर अलग अलग हो जाए तो टेस्ट भी अलग हो जाए। भाई कोई चीज़ अगर सेम चीज़ ही बना दिया जाए और सेम चीज़ ही बनाते एडवर्टाइज कर दिया जाए तो वो कौन खरीदना चाहेगा। कुछ ना कुछ अलग होना चाहिए, कुछ ना कुछ फ्लेवर अलग होना चाहिए, कुछ ना कुछ टेस्ट अलग होना चाहिए, तभी तो लोग लेंगे। हाँ सर जी तभी लेंगे, तो उसका फ्लेवर या टेस्ट चेंज होना चाहिए। स्पेसिफाइड कमिंग फ्रॉम दी माइक्रोब यूज, और ये कितना यूज करते, माइक्रोब का ही उपयोग करते ये सारी चीज़ें करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द लार्जेस्ट होल इन अ स्विच चीज, तभी तुमने देखा है कि स्विच चीज में, जब स्विच चीज में तुमने डालो, स्विच चीज में लार्जेस्ट छोटे छोटे होल होंगे। भाई तुम्हें मैं दिखाता हूँ, अगर हो जा तो दिखाऊंगा। इसमें देखो, अरे इसमें भी ना दिखे तो देखता हूँ आज और क्लियर है, शायद डाला हूँ जा तभी तो रहे जा। बस सही याद है कि टॉमी और जेरी, इनमें तो चीज में एक बड़े बड़े से होल हैं कि नहीं। हाँ सर बड़े बड़े होल हैं, और बड़े बड़े होल होने का मतलब तुम समझे क्या इसमें। भाई इसमें क्या हो रहा है, बड़े बड़े होल होने का मतलब क्या हुआ, CO2 इसमें से भी रिमूव होने, ठीक है। देखो बोला स्विच चीज आर, ओहो क्या बात है, होल इन अ स्विच चीज आर ड्यू टू अ प्रोडक्शन ऑफ द लार्ज अमाउंट ऑफ द CO2। क्या तुमसे लार्ज अमाउंट ऑफ द O2 निकालेगा कि CO2, लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 बाय द बैक्टीरियम नेम। अब देखो ये याद, ये बहुत जरूरी है। परपोनी बैक्टीरियम शर्मानी, मतलब जिस तरह शर्माती हैं लड़कियां उस तरह परपोनी बैक्टीरियम, मतलब परपोनी एक बैक्टीरिया है जो कि हमेशा शर्माता रहता है, इसलिए इसका नाम रख दिया है परपोनी बैक्टीरियम शर्मैनी। क्या नाम रख दिया गया भाई, परपोनी बैक्टीरियम शर्मैनी। फॉर रोटे फॉल्ट चीज, और इसे क्या नाम दिया जाए, रोट फॉल्ट चीज इसे बोलते हैं। भाई इंपॉर्टेंट बात है जबरदस्त, यहाँ पे ट्रिपल पॉइंट बना लो, ट्रिपल पॉइंट बना लो, पूछने जाने की बहुत आशंका है। रॉट फॉल्ट चीज किसे बोलते हैं, रॉट फॉल्ट चीज आर राइपेंड बाय द ग्रोइंग आ स्पेसिफिक फंजाई ऑन देम, मतलब ये जिससे जिससे ग्रो चलता है, जिससे ग्रो चलता है स्पेसिफिक फंजाई। क्या हमेशा हर फंजाई से नहीं, एक पार्टिकुलर फंजी से ये ग्रो चलता है। कौन, रोटे फॉर चीज, ठीक है। और इसका एक पार्टिकुलर फ्लेवर भी होता है। क्या तुम्हें लगता है एरा जैरा नथु थैरा वाला फ्लेवर हो जाएगा, नहीं। तो इवन इन इंडस्ट्री माइक्रोब आर यूज सिंथेसाइज अ नंबर ऑफ द प्रोडक्ट। अब बोले हैं इंडस्ट्रीज में, अब तो तुमने झर के बारे में पढ़ लिया भाई, झर के बारे में किस तरह माइक्रोब का उपयोग किया। अब इंडस्ट्रियल में हम पढ़ते हैं किस तरह माइक्रोब का उपयोग करते हैं। बोले वैल्यूबल ऑफ द ह्यूमन बीइंग सॉरी बेवरेज एंड एंटीबॉडी आर एग्जाम्पल ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द इंडस्ट्रियल स्टेज, ठीक है। इंडस्ट्रियल स्टेज, बेवरेज इंडस्ट्री और एंटीबायोटिक, ये एक ऐसा एग्जाम्पल होता है जो कि इंडस्ट्रियल स्केल पे ये माइक्रोब का उपयोग किया जाता है, ठीक है। और ये माइक्रोब क्या छोटे मोटे, क्या दवाइयाँ जो बनती हैं 1% के लिए 2% के लिए बनता है, भाई पूरे पूरे वर्ल्ड में दवाइयाँ बनती हैं, तो क्या छोटे अमाउंट में बनेगा तो लार्ज वेसल में बनेगा, तो जाहिर सी बात है सर लार्ज वेसल में बनेगा। तो प्रोडक्शन ऑफ द इंडस्ट्रियल स्केल रिक्वायर ग्रोइंग माइक्रोब तो जरूर करवाएंगे, क्या छोटे अमाउंट में करवाएंगे, नहीं सर बड़े अमाउंट में। क्यों, एंटीबायोटिक हर इंसान तो भाई जिसे जिस पीड़ा है, पीड़े मतलब तुम बोल सकते हो जिससे दिक्कतें हैं, जिसे जिस पर्सन तो जिस पीपल तो पीड़ित है उसे एंटीबायोटिक की ज़रूरत होती है। भाई पीड़ित का मतलब जो अनहेल्दी है, पीड़ित का मतलब तो हर कोई वैसे भी हेल्दी वैसे भी हर चीज़ों से पीड़ित रहता है, तो इसका मतलब वो नहीं हुआ। लेकिन इसका मतलब ये है जो अपने शरीर से, जो अपने हेल्थ से अनहेल्दी हो जाए, मतलब जिसका हेल्थ बढ़िया ना हो, उसे एंटीबायोटिक की ज़रूरत होती है। और एंटीबायोटिक का क्या एक इंसान की ज़रूरत होती है, दो इंसान की। भाई अपने वर्ल्ड में कितने पॉपुलेशन, कितने लोग को ये चीज़ की ज़रूरत होती है, तो क्या छोटे अमाउंट में बने, क्या स्मॉल अमाउंट में माइक्रोब को जरूर करवाया जाए, नहीं सर लार्ज अमाउंट में माइक्रोब को जरूर करवाते और ये वेसल में रख के फर्मेंट किया जाएगा, यही चीज़ लिखा हुआ है। पनीर का तो ये लंबे लंबे वेसल हैं, इसी में ही सारे फर्मेंटर काम वर्क होता है, मतलब जितने भी माइक्रोब तो पनपने देते हैं, पनपने के बाद ये लोग एंटीबायोटिक के रूप में या तुम बोल सकते हो बेवरेज इंडस्ट्रीज में यूज कर सकते हैं, ठीक है।
चैप्टर बहुत मज़ेदार है, बस ये है कि थोड़ा इंटरेस्ट लेते पढ़ना, मज़ा आता है, बहुत बढ़िया चैप्टर है। अभी तुम लोग का फेवरेट है इसी चैप्टर में भाई। बाबू राव क्या बोलता, दारू दवाई, यही है दवाई। अभी तुमने पढ़ा एंटीबायोटिक। अब बेवरेज इंडस्ट्री में क्या है, दारू बोलता है ना बाबू राव, तो उसी प्रकार का है। बोले माइक्रोब स्पेशली ईस्ट यू हैव बीन यूज फ्रॉम द टाइम immemorial of for the production of the beverage like wine, beer, whiskey, brandy, rum। भाई इंपॉर्टेंट बात है, और तुम्हारा तो फेवरेट है भाई। मिल जाए तो तुम सब कुछ भूल जाओ यार, यही इतनी चीज़ मिल जाना चाहिए, और हमारा मन पसंद भाई, मेरा तो नहीं है। आई डोंट लाइक दैट, ये सारी चीज़ मैं तो बोलूँगा। अभी ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में मैंने बोला था, पढ़ाया था, उसमें एडिक्शन हो जाता, और एडिक्शन होने के बाद ये हमारे कुछ न कुछ हार्मफुल रोजे हो जाते हैं, हार्मफुल चीज़ें हो जाती हैं, जैसे स्नेजिन सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाए, या डायरिया, जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं रोज़ हो जाती हैं। इसलिए जैसे कि वाइन हो जाए, बियर हो जाए, विस्की हो जाए, ब्रांडी हो जाए, रम हो जाए, ये चीज़ें होते हैं इमोरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द बेवरेज इंडस्ट्री। ठीक है भाई, हाँ ब्रांडी और रम, ठीक है। अब देखो ये किस पर्पज के लिए उपयोग करते हैं, बोले हैं ये पर्पज फ्रॉम सेम वही चीज़ जो मैंने पुराना बोला था कि तुमने क्या बताया था, बेटर ईस्ट पढ़े थे, हाँ सर बेटर ईस्ट पढ़े थे, वही सेम चीज़, बस यहाँ पे क्या है, पर्पज द सेम ईस्ट, वही सेम ईस्ट, मतलब वहाँ पे बेटर ईस्ट था। देखो बेटर ईस्ट तुमने पढ़ा था, बेटर ईस्ट का दूसरा नाम, अरे भाई वहाँ पे तुमने क्या पढ़ा, सेट्रोमाइसिस सेरिवेसी पढ़ा था कि नहीं, हाँ सर पढ़े थे। तो वही तो चीज़ बोला है, फॉर दिस पर्पज, मतलब जितना भी वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी, रम, जितने भी चीज़ होंगे वो किससे बने होंगे, ईस्ट, मतलब वही जो ईस्ट हमने पढ़ा था बीटर ईस्ट में, वही सेम ईस्ट यहाँ पे भी मिलेंगे। और वो किससे बने होंगे भाई, ईस्ट तो तुमने सुना ही होगा, सेट्रोमाइसिस सेरिवेसी से ही बने होंगे। और वहाँ पे हमने क्या बनाया था, वहाँ पे मैंने बनाया था यूज मेड बाय ब्रेड बनाया था ना, लेकिन यूज फॉर द ब्रेड मेकिंग, वहाँ पे पढ़ा ब्रेड मेकिंग, कॉमनली चार्ड ब्रेबर ईस्ट। भैया ये इंपॉर्टेंट बात है कि भैया वही सेट्रोमाइसिस सेरिवेसी अभी हमने जो पुराना पढ़ते आया, वो क्या बनाने में उपयोग आया था, यही चीज़ अभी हमने बनाया था ब्रेड मेकिंग में, मतलब ब्रेड बनाने में उपयोग किए थे कि नहीं, हाँ सर अभी हमने ब्रेड मेकिंग बनाने में यही सेट्रोमाइसिस सेरिवेसी का उपयोग किए थे। लेकिन इसे कॉमनली क्या बोलते हैं, ब्रेवर ईस्ट, क्या बोलते हैं भैया, ब्रेवर ईस्ट, कोई दिक्कत नहीं सर। अब उसके बाद देखो, इट इज यूज फॉर द फर्मेंटेशन मैलेटेड केरल एंड दी फ्रूट जूस। अब बोले ये किससे निकाला जाता है, जैसे कि केरल हो जाए, फ्रूट जूस। अच्छा सर केरल क्या होता है भाई, तुमने ये देखा है नारियल का ऊपर वाला जितने भी वाइट चलते रहते हैं, जितने भी एडिबल फ्रूट बोल सकते हो, उसी को बोलते हैं केरल, ठीक है। एंड फ्रूट जूस इसमें टू प्रोड्यूस एथनॉल, जो यही बोला है कि जो केरल होता है, जो नारियल के ऊपर वाली वाइट वाली पार्ट होती है उसे बोलते हैं केरल, और उसका उस फ्रूट में जो जूस होते हैं, और ये प्रोड्यूस क्या करते हैं, एथनॉल भैया C2H5OH, और जो कि तुम्हारा फेवरेट वाइन, बियर, विस्की, ये सारी चीज़ें हैं उसी से बनते हैं ना। डू यू रिकलेक्ट द मेटाबॉलिक रिएक्शन, और ये कौन से मेटाबॉलिक रिएक्शन में चला था भाई, वही पायरोपिक एसिड के बाद ही तो जितना चला था, एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में ही तो मेटाबॉलिक रिएक्शन चली थी, which result in the production of the ethanol by yeast। और ये क्या मतलब, ईस्ट का फर्मेंटेशन करवाने के बाद हमें क्या मिला था, एथनॉल, क्या मिला था भाई, एथनॉल। अब आगे चलते हैं, depending on the type of the raw material used for the fermentation and the type of the processing without distillation। मतलब इन्होंने बोला कि रॉ मटेरियल की बात कर दिया जाए, इन्होंने इसको हम जब फर्मेंट किए, ये दो प्रकार में बदला, मतलब दो पार्ट में डिवाइड हुआ, एक फर्मेंटेशन या बोल सकते हो एक डिस्टिलेशन, एक विदाउट डिस्टिलेशन। विदाउट डिस्टिलेशन जो होता है वो ग्रेटर देन जो तो लेस देन
12 मतलब अगर 11 से छोटा रहा, मतलब लेस देन 11, 11 से छोटा रहा, तो उसका क्या हो रहा है भैया, विदाउट डिस्टिलेशन। लेकिन ग्रेटर देन 11, अगर 11 से ज़्यादा हो जाए, उसका उसका जो 11 से ज़्यादा हो जाए, मतलब तुम 11 से ज़्यादा तुम बोल सकते हो कि इसका अमाउंट मतलब 11% से ज़्यादा हो जाए तो उसे हमें क्या करवाना पड़ता है, किस फेज से गुजारना पड़ेगा, डिस्टिलेशन। और 11% से कम जितने भी होंगे उसे विदाउट डिस्टिलेशन से वर्क करवाना पड़ेगा। तो 2 प्रकार में बता, एक विद एक विदाउट डिस्टिलेशन, मतलब विद डिस्टिलेशन एक विदाउट डिस्टिलेशन। अगर डिस्टिलेशन नहीं करवाना हो रहा तो वो लेस देन 11 रहेगा, 11%। लेकिन अगर डिस्टिलेशन करवाना पड़ेगा तो ग्रेटर देन 11%। डिफरेंट टाइप ऑफ द अल्कोहलिक ड्रिंक, और ये डिफरेंट टाइप ऑफ अल्कोहलिक ड्रिंक्स हमें मिलता है भाई डिस्टिलेशन करवाने के बाद। अच्छा सर, डिस्टिलेशन का क्यों जरूरत होता है, ये भी तो क्वेश्चन होता है। देखो, अगर डिस्टिलेशन नहीं करवाया जाए, मतलब 11% से ज़्यादा डिस्टिलेशन ना करवाया जाए, तो वो क्या हो जाता है, पॉइजन बन जाता है। और पॉइजन जाने के बाद हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे, भाई वो तो निपट जाओ बात अलग है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें और हार्मफुल हो सकती है, ठीक है। तो वो हम तो निपट जाएंगे, वो तो हम जान ही रहे। इसलिए डिस्टिलेशन की ज़रूरत होती है, जो कि वो वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी, जितने भी चीज़ें होंगी वो आपकी पॉइजनस ना हो पाए। वाइन एंड बियर आर प्रोड्यूस विदाउट डिस्टिलेशन, ये इंपॉर्टेंट बात है। वाइन डब्ल्यू बी भैया जानते हो ना, बी सुनते हो ना, बी भाई तुम तो जानते ही हो ना, बी डब्ल्यू बी अब ले लो। वाइन एंड बियर आर प्रोड्यूस विदाउट डिस्टिलेशन, मतलब वाइन बियर तो विदाउट डिस्टिलेशन हम प्रोड्यूस करवा सकते हैं, लेकिन उसके बाद बस डब्ल्यू बी याद कर लो, डब्ल्यू बी जो रहेगा वो डिस्टिलेशन विदाउट होगा, मतलब विदाउट डिस्टिलेशन, समझ रहे हो ना। वाइन बियर जो है वो विदाउट डिस्टिलेशन होगा, और बाकी जितने भी होंगे विस्की, ब्रांडी, रम प्रोड्यूस होता है डिस्टिलेशन से। बस यही बात चाहिए, कोई बात नहीं, ये तुम्हें रखना पड़ेगा। एंटीबायोटिक क्या होता है, एंटीबायोटिक प्रोड्यूस बाय द माइक्रोब। अभी तो पहले ही पढ़ के आए थे भाई, अभी तुमने पढ़ लिया, तुमने क्या पढ़ा अभी ऊपर, कितने भी पढ़े, जितना पढ़ा बेवरेज इंडस्ट्री, जितने भी दारुएं वाली पार्टी होंगी वो ऊपर होंगी। अब दारू पी आने के बाद क्या होता है, दवा की ज़रूरत होगी। तो अब दवा की ज़रूरत होगी तो दवा तो क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक लेंगे। तो भाई जो ज़्यादा पी लेते हैं तो उन्हें एंटीबायोटिक की ज़रूरत होती है। तो एंटीबायोटिक आर प्रोड्यूस बाय द माइक्रोब। तो तुम्हें ये समझ में आना चाहिए सर, जो हमारे माइक्रोब होते हैं, जो हमारे ड्रिंक होते हैं, वो भी हमें माइक्रोब से ही बनते हैं। और जो मेरा एंटीबायोटिक होता है वो भी हमारे किससे बना, माइक्रोब से ही बना। मतलब लाइट डिजॉल्व लाइट, तुमने केमिस्ट्री में एक वर्ड सुना होगा, लाइट डिजॉल्व लाइट, मतलब प्लस चार्ज वाले तो बढ़ाता है, माइनस वाले चार्ज तो मतलब लोहे काटता है, और माइक्रोब तो माइक्रोब ही हटाता है। मतलब माइक्रोब ही हमारे हार्मफुल होता है, और माइक्रोब ही हमें बचाता भी है। क्या बात कर दी सर आपने। एज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिस्कवरी ऑफ द 20th सेंचुरी, भाई 19th सेंचुरी, मतलब 19th सेंचुरी में जितना ये सारी एंटीबायोटिक बनाई गई वो 19वें मतलब सन 19 में ही बनाई गई है। जितनी भी सारी चीज़ें बनाई गई 19, लेकिन सेंचुरी की बात कर दिया जाए तो उससे आगे, मतलब जिस पूरे सेंचुरी में बनाया जाता उससे आगे वाली सेंचुरी ज्वाइन किया जाता, मतलब 19वें में बनाया जाए, लेकिन कॉन्ट्रीब्यूट किसमें हुआ, मतलब किससे बताया जाता, वो हमेशा सेंचुरी 8 आगे बताया जाता है। जिस सन से बनाया जा रहा उससे 100 सन से छोड़ दिया, सन मतलब समझ रहे हो ना, ईयर, उस ईयर से मतलब उस 100 ईयर तो छोड़ के उससे आगे वाले ईयर्स में ही कंट्रीब्यूट करते हैं। मतलब ये 19 में ही बनाया जा रहा था एंटीबायोटिक का, 19 में ही खोज हुआ था। लेकिन जब ये एनसीईआरटी क्या तुम कहीं पे भी पढ़ोगे, अब जैसे मैं जेनेटिक में बता रहा हूँ, मेंडल्स किस में दिए थे, किस समय पे दिए थे, 1856 में दिए थे ना, हाँ सर। लेकिन जब तुम देखते हो वहाँ पे 19th सेंचुरी है, तो मतलब भैया जो जिस सन में वर्क करेंगे उससे आगे वाले सेंचुरी उसमें कंट्रीब्यूट किया जाएगा। ये 19 में वर्क किया जाएगा, एंटीबायोटिक का वर्क 19 में करवाया जाता, 1951 शायद ऐसे कुछ है। लेकिन इसका कंट्रीब्यूट किसमें किया जाए, 20th
सेंचुरी। तो ये बात समझ में, सेंचुरी हमेशा उससे जिस जिस ईयर्स में इन्होंने वर्क किया 100 ईयर के बीच में कोई ना कोई वर्क किया होगा, और उस 100 ईयर तो छोड़ दिया जाए, उससे आगे वाले ईयर में ही कंट्रीब्यूट किया जाएगा। तो अब तुम्हें मालूम पड़ेगा, कोई ईयर्स वाली बात है तो उसके आसपास तुम्हें एक अंदाजा लग सकता है, ठीक है। एंड हैव डायरेक्टली कंट्रीब्यूटेड टूवर्ड द वेलफेयर ऑफ द ह्यूमन सोसाइटी। और ये क्यों भाई एंटीबायोटिक क्यों जरूरत हुआ, हमारे ह्यूमन वेलफेयर बेचारे दवाई के लिए तड़प जाते थे, मर जाते थे, उन्हीं की वजह से हमारे ह्यूमन वेलफेयर के लिए ये एंटीबायोटिक की बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत पड़ी, ठीक है। और एंटी मतलब तुम जानते हो ना, एंटी मतलब अजेंट, ग्रीक वर्ड में बोला जाए अजेंट, और बायोटिक मतलब लाइफ। क्या बोला मैंने, एंटी मतलब अजेंट, बायोटिक मतलब लाइफ। एंटी मतलब जो हमारे बॉडी में माइक्रोब होते हैं उससे अजेंट वर्ड करता है, मतलब एंटीजन होता है। एंटीजन क्या प्रोड्यूस करता है, हमारी बॉडी तो हार्मफुल करता है, लेकिन एंटीजन को मारने के लिए तो क्या हम लोग लेते हैं एंटीबॉडी। और एंटी मतलब भैया, एंटी मतलब अजेंट किससे, एंटीजन से एंटीजन का सपोर्ट नहीं करेगा, एंटीजन तो मारने के लिए भैया वो दौड़ेगा, मतलब एंटीजन का अपोज कर रही, तो मतलब एंटी मतलब अपोजिट वर्ड, मतलब जो एंटीजन हम लोग तो हार्मफुल कर रहा है, लेकिन एंटी मतलब बचाएगा, बायोटिक मतलब लाइफ, मतलब एंटीबायोटिक हमारे लाइफ को बचाने का वर्क करेगा कौन, एंटीबायोटिक। और मारने का वर्क कौन करेगा, मतलब एंटीबायोटिक किसे मारेगा, एंटीजन तो हमारी बॉडी तो, एंटीजन तो मारेगा, हमारे बॉडी तो नहीं मारेगा, हमारी बॉडी तो सेव करेगा, हमारी बॉडी तो बचाएगा, तो बोल सकते हो। एंटी ग्रीक वर्ड में है अजेंट, और बायोमेट लाइफ, टू डेरा मीन अजेंट लाइफ इन दी कॉन्टेस्ट ऑफ डिसीज ट्रोजन ऑजेंट। देखो यही चीज लिखा है ना, हाँ अब आगे देखो, whereas with reference of the human being they are pro life pro मतलब पहले, अब ये बात चलती जाए, प्रो लाइफ हम लोग में बोला जाए, ह्यूमन बीइंग के लिए क्या बोला जाए, प्रो लाइफ, लेकिन अदर ऑर्डर के लिए क्या बोला जाएगा भैया, अगेंस्ट लाइफ। इंपॉर्टेंट बात है भैया, अदर ह्यूमन बीइंग के रिस्पेक्ट में बात कर दी जाए तो क्या नाम दिया जाए, लिखा है वेयर एज रेफरेंस ऑफ द ह्यूमन बीइंग, मतलब ह्यूमन बीइंग के रेफरेंस की बात कर दी जाए तो अगेंस्ट लाइफ नहीं बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, प्रो लाइफ एंड नॉट अगेंस्ट, मतलब उसके विपक्ष में वर्क नहीं कर रहा, मतलब एंटीजन हमारी बॉडी तो नहीं मारेगा, किसे मारेगा, एंटीजन तो मारेगा। एंटीबॉडी आज केमिकली सब्सटेंस, क्या फिजिकली सब्सटेंस होता है क्या, एंटीबॉडी हम बाहरी तो ऐसे मारते हैं एंटीबॉडी बन जाए, नहीं, एंटीबॉडी एक केमिकली सब्सटेंस होता है जो कि हम लोग इंटेक करते हैं which are produced by the सब माइक्रोब। और ये किससे बनाया भाई, माइक्रोब्स वाला चैप्टर ही पढ़ो तो जाहिर सी बात है ये किससे बनाया गया होगा, माइक्रोब। एंड टिल दी रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ द अदर डिसीज, मतलब जितने भी हमारे हार्मफुल डिसीज होंगे, हार्मफुल माइक्रोब होने उससे रिटार्ड कर देगा, रिटार्ड मतलब या तो बीट कर देगा, या तो उससे कमजोर कर देगा, या तो मार देगा, किल कर देगा, ठीक है। और इससे हमारी जो शरीर है, हमारी जो बॉडी है वो बच जाती है। तो अब पढ़ते हैं, यू आर फैमिलियर विथ कॉमनली यूज एज द एंटीबॉडी। क्या तुमने इतना तो अपने फैमिली में ही रह के सुन लिया हो जाती, जो किसी भी डिसीज को लड़ने के लिए एंटीबॉडी का उपयोग करते हैं। और जैसे कि पेनिसिलिन इसमें बहुत कॉमन है। डू यू नो पेनिसिलिन, क्या तुम पेनिसिलिन के बारे में जानते हो, वाज द फर्स्ट एंटीबायोटिक टू बी डिस्कवर्ड।